नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के ढेर सारे टॉपिक्स वहाँ दिए गए हैं और वहाँ से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए तभी आप उत्तर सही लिख पाएंगे। देखिए, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या क्या हैं? ठीक है। उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं या किस प्रकार से उसमें सहायक हो सकती हैं? बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहले तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि फसल की विविधता क्या होती है, तभी आप सही मायने में ये चुनौतियों को समझ पाएंगे कि फसल विविधता के सामने चुनौतियाँ क्या हैं और कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रौद्योगिकियाँ हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। किसमें? फसल विविधता में, इसको बढ़ाने में। ये आपको बताना है। सिंपल सा है। अब मैं पहले उत्तर लिखने से पहले थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि फसल विविधता क्या होती है। मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, लेकिन चलिए बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ज़िला है, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें। अब क्या है कि अलग अलग फसलें बोई जाती थीं। जैसे मान लीजिए कि रबी की फसल आप पढ़ेंगे, इस पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो रबी में कई सारी फसलें आपको मिल जाएंगी। गेहूँ भी है, सरसों भी उसमें आ जाएगा, मेरे ख्याल से चना भी उसमें आ जाएगा। देख लीजिएगा अगर मुझसे गलती हो रही है तो कहने का मतलब है कि एक सीज़न में कई सारी फसलें बोई जाती हैं साथ में। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, मतलब इसको आप विविधता कहेंगे। मतलब एक सीज़न में कई तरह की फसलें जो बोई जा सकती हैं उनको बोया जा रहा है, तो वो फसलों की डाइवर्सिटी है, क्रॉप डाइवर्सिटी है। लेकिन अब सामान्य तौर पे क्या दिखता है कि रबी के का सीज़न आया तो गेहूँ बो दिए, ज़्यादातर गेहूँ गेहूँ दिख रहा है। खरीफ का फसल का सीज़न आया तो धान बो दिए, अब ज़्यादातर धान ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फसलों की जो डाइवर्सिटी है वो कम हो गई, यानी कि अब ज़्यादा फसलें नहीं बोई जा रही हैं। इसी को कह रहे हैं कि चुनौतियाँ आ रही हैं, यानी कि फसलों की विविधता अब कम होती जा रही है। अपने अपने मम्मी पापा से, बाबूजी से, माताजी से, दादाजी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि पहले बहुत सारी ऐसी फसलें थीं जो सामान्य थीं। बाजरा बो रहे हैं, मड़ुआ बो रहे हैं, इस तरह के आप सुनेंगे। अब तो देखने को नहीं मिलेगा। कई जगहों पे बोया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे चीज़ों को अभी नहीं बोया जाता। दालों में कई तरह की दालें बोई जाती थी, अब नहीं दिख रही हैं। तो इसको कह सकते हैं कि फसल की विविधता जो है कम हो रही है। और वही बात है, वही बताना है कि भाई पहले ज़्यादा फसलें बोई जाती थीं, अब नहीं बोई जा रही। तो इसके क्या चुनौतियां हैं इसमें, मतलब किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि फसल विविधता के सामने चुनौती है, यानी कि फसल विविधता धीरे धीरे किस वजह से ख़त्म हो रही है, यही बताना है। ठीक है, ख़त्म होने से क्या प्रभाव होंगे ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है। अब कैसे आप बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें बताएंगे? देखिए, सबसे पहले उत्तर में आप इंट्रोडक्शन अगर लिखते हैं तो अगर आपके पास ये डाटा हो, जो कि होना चाहिए, सरकार इस तरह के डाटा जारी करती है, पीआईबी पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा कि फसल की विविधता में अभी कितने परसेंटेज में गिरावट आया है। पहले क्या क्या होता था, फसलों की संख्या इतनी ज़्यादा थी सीजन में, अब कम हो रही हैं। तो इस डाटा का, इस आंकड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, मान लेते हैं आपको नहीं मिल रहा, नहीं लिखना है, तो आप सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि वर्तमान में ये हकीकत भी है कि फसलों की विविधता तेज़ी से कम होती जा रही है। उसके बाद से मेन बॉडी पे आ जाएंगे कि इसके सामने ये चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही देखिए कि कृषि का बाजारीकरण हो रहा है। अब इसका क्या मतलब, एक हेडिंग आप देंगे या डायग्राम बना रहे हैं तो कृषि का बाजारीकरण का मतलब ये है कि बाजार को ध्यान में रख करके हम फसलें उगा रहे हैं। किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ को उगाने से फ़ायदा होगा, इससे हमारी फसल प्रभावित हो रही है। हम क्या बोएंगे अपने खेत में, ये प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी फसल है जिसकी बहुत डिमांड है, बहुत मांग है, तो वही बो देते हैं। गेहूँ बोना बाकी की तुलना में हमें ठीक लग रहा है तो हम गेहूँ बो दिए, गन्ना बो दिए, चावल मतलब धान बो दिए, इस तरह से। तो एक तो है बाजार को ध्यान में रख के हम चीज़ें बोते हैं, और इसी से संबंधित एक और है सरकार की कुछ नीतियाँ हैं। जैसे एमएसपी का आप देखते हैं कि कुछ फसलों पे 22 या 24, कहीं 22 लिखा रहता है, कहीं 24 लिखा रहता है। इस पर सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई अगर कोई नहीं खरीद रहा है आपका अनाज तो कम से कम इतने दाम पर हम खरीद लेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। ये एमएसपी है। और मान लेते हैं कि 24 फसलें हैं, कहीं 22 हैं, कहीं 24। क्या हमारे देश में सिर्फ 24 फसलें बोई जाती हैं? अब इस नीति की वजह से ये होता है कि किसान
यहाँ सेफ्टी देखता है कि बाकी चीज़ें हम बोएंगे पता नहीं क्या होगा, कम से कम ये बोएंगे तो घाटा तो नहीं होगा, हम बेच देंगे सरकार को। तो इससे भी विविधता प्रभावित होती है, समझ रहे हैं। ऐसे ही एक और चीज़ है, आज देखिए सुपरमार्केट का ज़माना है, कंपनियां जो है क्या कर रही हैं, चिप्स बना रही हैं, सॉस बना रही हैं, ब्रेड बना रही हैं। तो ये क्या करती हैं कंपनियां, किसानों से अनुबंध कर लेती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मैंने नोट भी दिया है और वीडियो भी आई है शायद। अनुबंध हो गया कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे और आप हमारे लिए आलू उगाइए, हम आपको खाद बीज ये सारी व्यवस्था करके देते हैं, आप आलू उगाइए। किसान उनके लिए आलू उगाना शुरू कर देता। अब जिस जगह पे वो मोटे अनाज उगाता था, जिस जगह पे वो दालें उगाता था, बाकी अनाज उगाता था, वहाँ पे वो आलू उगाएगा। इसके भी अपने फ़ायदे नुकसान है, उस पर नहीं जाते हैं। बात यह है फसल विविधता पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो अब एक तरह की फसल वहाँ पे बार बार बोई जाने लगी, विविधता खत्म हो गई ना। एक मिनट, बाहर से आवाज़ आ रही है। हाँ, और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी फसल विविधता पे असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती थी और अच्छी फसलें होती थी, पता चला कि वहाँ सूखा पड़ने लगा है। तो किसान रिस्क नहीं लेगा, वहाँ पे वही फसल उगाएगा जो वहाँ पे उग सकती है, या फिर उसे छोड़ देगा। समझ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, कहीं पे बारिश नहीं होती थी, अब वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई कि बाढ़ आने लग रही है हर साल। तो इससे भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसको, फसल विविधता को, एकल फसल को बढ़ावा मिल रहा है। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे ख्याल से इतना ठीक है। इतना अगर आप लिखते हैं तो पर्याप्त डायमेंशन कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, तो उनको भी लिखिएगा। लेकिन एक और चीज़ है ना, इसका एक और हिस्सा है कि उभरती प्रौद्योगिकियां दोबारा से इसको रीस्टोर करने में, दोबारा से फसल विविधता को मेंटेन करने में कैसे सहायक हो सकती हैं, कैसे अवसर प्रदान करती हैं। ये अच्छा शब्द है, कैसे इसके लिए अवसर प्रदान करती हैं, ये आप बताना है आपको। कुछ ध्यान में आ रहा है? शायद नहीं आ रहा। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कहा कि कहीं पे क्या हो रहा था कि अच्छी बारिश हो रही थी और ठीक ठाक व्यवस्था थी, क्लाइमेट भी ठीक थी, फसलें बोई जा रही थी। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि किसी खास तरह की फसल ही वहाँ पे बोया जा सकता है, या फिर वो भी नहीं बो सकते आप, तो विविधता को दिक्कत है। जीएम क्रॉप का नाम सुना है आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर इस तरह की क्रॉप्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी से बनेगी, ठीक है, इस तरह के क्रॉप का इस्तेमाल हम करते हैं, तो जहाँ पे परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं भी हैं वहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। कई बार सिंचाई और बाकी चीज़ों की अभाव की वजह से, सुविधाओं के अभाव की वजह से फसल का पैटर्न बदलना पड़ता है। फसलों के पैटर्न पे भी एक टॉपिक है, उसको भी आप पढ़ेंगे। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारी ऐसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं, ऐसे बीज बनाए जा सकते हैं जो फसलें जो है कम पानी में उग सकती हैं, अधिक तापमान में उग सकती हैं। समझ रहे हैं। तो इससे जैव विविधता भी बेहतर होगी और फसल विविधता भी बेहतर होगी। जैव विविधता तो इसके बाद की बात है, इसमें जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन फसल विविधता की हम बात कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी का हर जगह इस्तेमाल है, चाहे आप खाद बना रहे हैं, बीज बना रहे हैं, उसमें भी है। सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें भी है। सब जगह टेक्नोलॉजी है। निगरानी कर रहे हैं, उसमें भी है। कीड़े मकोड़ों की निगरानी कर रहे हैं, उसमें भी है। पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, उसमें भी है। तो इसमें से चुन चुन करके जो फसल विविधता में योगदान दे सकती हैं वो चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है जो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो एकल फसल की ओर न जाके बाकी चीज़ें भी करें। ये टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। व्यक्तिगत रूप से किससे किससे बात करने जाएंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था ना, सामाजिक प्रभाव, अनुनयन, तो उसका इस्तेमाल करके भी फसल विविधता को बढ़ाया जा सकता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग धीरे धीरे पैटर्न भूल जाते हैं कि ये फसल कैसे उगाई जाती है। कई फसलें हमारे यहाँ ऐसी हैं जो वाकई बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन किसानों को पता ही नहीं है। वो नहीं नहीं पता है तो आसान रास्ता अपनाते हैं, गन्ना उगा दिए, धान गेहूँ उगा दिए बस। हो सकता है कि उस जगह पे कोई दूसरी फसल उगाते हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सूरजमुखी का लगा दिए, फूलों की खेती करने लगे, या किसी और दाल का करने लगे, तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। मार्केट के बारे में शायद उनको नहीं पता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस मार्केटिंग को बढ़ाने में भी करके हम उनकी मदद कर सकते हैं कि आप ये फसल उगा रहे हैं
तो आपकी जो फसल है वो पूरे देश में तो बिकेगी ही, दुनिया में भी बिकेगी, आप उगाइए। तो ये टेक्नोलॉजी फसल विविधता में इस रूप में भी मदद कर सकती है। ये बातें आप लिख लेंगे, हो जाएगा। बाकी कंक्लूजन की तरफ जब आप जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि फसल विविधता का बढ़ना सिर्फ फसलों के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ सेहत की बात नहीं है। ये ओवरऑल जो वहाँ का पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, उसे भी ठीक करता है। जो मृदा है उसकी उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, नाइट्रोजन और बाकी उर्वरकों की आपूर्ति अच्छे से होती है। और साथ ही साथ ये पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत संतुलित उत्तर आपका हो जाएगा, बड़ा अच्छा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है, इसका उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। और मैंने बताया था कि कैसे आप उत्तर चेक कर सकते हैं। उत्तर चेक करने का सबसे बढ़िया पैमाना यही है कि आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसकी डिमांड को समझ लीजिए और अपना उत्तर पढ़ के देखिए कि क्या वो डिमांड पूरी हो रही है। अगर हो रही है तो अच्छा उत्तर है, नहीं हो रही तो अच्छा उत्तर नहीं है, सीधी सी बात है। इसके बारे में मैंने और भी बातें की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ और भी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।